नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनकपुर के लिए रवाना हुए हैं। यहां पर पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गडकरी गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी एवं सांसद अजय टम्टा और साथ ही आपको बता दें कि अजय भट्ट भी उपस्थित रहे। डिजिटल माध्यम से कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। भविष्य में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही है, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा लोकसभा के जिले और मंडलों के पदाधिकारियों ने लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अल्मोड़ा के लोकसभा कार्यालय में की, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट सहित प्रदेश और जनपदों के पदाधिकारियों द्वारा भागीदारी की गई। और प्रभारी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर घर तक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी सरकार को 2024 में पुनः स्थापित करने के लिए लोगों को उनकी जन कल्याण योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 9 लाख लाभार्थियों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जिसको बढ़ाने के लिए भी कार्यकर्ताओं का परीक्षा जो है वो भी किया जाएगा। आज अल्मोड़ा लोकसभा की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला है। अभी पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सीधे देश के गरीब, पिछड़े, अनुसूचित, महिला, युवा ऐसे लोगों को मिला है, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है। अभी पूरे देश भर के अंदर लगभग 25 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। पार्टी ने उनमें से लगभग ऐसे 6 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको एक या एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला है। अल्मोड़ा में आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त BVR पुरुषोत्तम ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने मतदान बढ़ाने को लेकर सभी को निर्देश भी दिए और सभी जिले के अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण भी किया। लोकसभा में इस बार 13,35,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। अभी तक जो देखा गया है कि चुनाव की तैयारियां ठीक ही हैं इन लोगों का, बट हमने ये निर्देश दिए गए कि जो भी कमी है वो पूरा करें। अभी समय है हमारे पास, इस समय के अंदर सारी कमियां पूरा करने के लिए। यहाँ पर जो हमने जो देखा है, एक तो चुनाव बहिष्कार है और पोलिंग परसेंटेज, पोलिंग टर्नआउट बहुत ही कम यहाँ पर देखा गया है। उसका मुख्यतः वो जो भी हमने देखा है पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटर टर्नआउट स्पेशली अल्मोड़ा जनपद से तो बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण है पलायन, बहुत सारे वोटर्स यहाँ से चले गए हैं। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाया है। सारे वोटर्स को यहाँ पर बुला के वोटिंग अच्छी तरीके से कराने के लिए अपील करेंगे और बूथ वाइज हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इश्यूज तो हमेशा रहेंगे, ये इश्यूज तो हमेशा चलती रहती है समाज में। हम तो अपील करेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर में आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के धरपकड़ अभियान
चलाए जा रहे हैं। इसके तहत थाना झनकैया पुलिस ने थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यवाही की और अलग अलग धाराओं आरोपों में वांछित चल रहे हैं। वहीं उप निरीक्षक मनोज देव ने भी बताया कि आगामी लोकसभा और सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमने बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले, पिथौरागढ़ और चंपावत इन चारों जिलों का रिव्यू करेंगे। अभी तक जो देखा गया है कि चुनाव की तैयारियां ठीक ही हैं लोगों का, बट हमने ये निर्देश दिए गए कि जो भी कमी है वो पूरा करें। अभी समय है हमारे पास, इस समय के अंदर सारी कमियां पूरा करने के लिए। वहाँ पर जो हमने जो देखा है, एक तो चुनाव बहिष्कार है और पोलिंग परसेंटेज, पोलिंग टर्नआउट बहुत ही कम यहाँ पर देखा गया है। सामान्य निर्वाचन के संबंध में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हम थाना झनकैया पुलिस द्वारा आज 4 वारंटी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तार किया गया है उनको, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने देहरादून में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास को लेकर जम्मू कश्मीर के एक निलंबित सब इंस्पेक्टर खालिद उम्र के द्वारा, आपको बता दें कि देहरादून कालसी क्षेत्र में अवैध तरीके से जमीन खरीदने को लेकर मामला उजागर हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए। इस बीच बॉबी पवार ने भी कहा कि जनता भू कानून और मूल निवास को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। वह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग अवैध तरीके से भूमि खरीद रहे हैं और यहाँ के मूल निवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अगर इसको लेकर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में भू कानून क्यों जरूरी है और भू कानून लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके फायदे क्या हुए। आज जो हमारे पास मामला आया है वो जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम हैदर है, वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तथ्य, गलत जानकारियां देकर यहाँ पर 10 बीघा से अधिक भूमि खरीदी है। उन्होंने ये तथ्य दिया है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। किस आधार पर उत्तराखंड का मूल निवासी है, इस आधार पर कोई कागज नहीं दिखा पाया। जब हमने आरटीआई से चीजें मांगी तो आरटीआई से पता लगा कि वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे के बाद में प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें आपको बता दें कि ग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र के इमाम मौलाना सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी लोगों से शहर में अमन और चैन बनाए रखने की अपील की है। लोगों ने यह भी कहा कि 8 फरवरी को उपद्रव और आगजनी दंगा करने वाले कई लोग आज भी वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे जिम्मेदार नागरिक बनकर उन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने के भी मदद करें। बैठक के बाद में मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भी बताया कि पूरे क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। प्रशासन अपना राहत सामग्री बंटवाने का काम भी कर रहा है और एसएसपी ने यह भी कहा कि हालात नियंत्रण में है। दंगाइयों के चिन्हीकरण के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बनभूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और बनभूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि पुलिस पार्टी पर जो हमला हो रहा था वो लाइसेंसी हथियारों से किया गया या जो इलीगल वेपन उससे किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस जमीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हम ना किसी का जो है घर पर कोई किसी प्रकार का कोई डिमोलिशन कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब्दुल मलिक ने प्रशासन के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं या अन्य जो भी अब्दुल मलिक के अलावा जो 2-3 व्यक्ति हैं जो अब्दुल मलिक के जो मलिक का बगीचा नाम से जगह जानी जाती है, वहाँ घटनाएं सामने आ रही है कि स्टैंप पेपर पर 50-50 रुपए के गरीब लोगों को जमीनें बेच रहे हैं, उनका पैसा ठग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, प्रशासन का अधिकार है, कानून ने दिया है और करना भी चाहिए, तभी तो गरीब लोग प्रोटेक्ट होंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल राज तो गरीब लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? बाद में फिर क्या होता है, बड़ी बस्ती बन जाती है, फिर उन लोग बेचारे जिनकी गलती नहीं होती, जिन्होंने 15 लाख रुपए मेहनत की कमाई देकर वो लैंड किसी फ्रॉड व्यक्ति से खरीद ली। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे में नगर निगम के जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों को उपद्रवियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मलिक के बगीचे पर अवैध कब्जा जमाने वाले अब्दुल मलिक को नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई करने के संबंध में नोटिस जारी किया। डीएम नैनीताल एवं नगर निगम की प्रशासक वंदना सिंह ने भी बताया कि नगर निगम द्वारा नुकसान का आकलन किया गया। 2 करोड़ 44 लाख रुपए का आकलन फिलहाल किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को भी दिया जाएगा। उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। दंगा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में 127 सशस्त्र लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है और ऐसे में मामले की गंभीरता और वर्तमान हालातों को देखते हुए 127 सशस्त्र लाइसेंस को भी कैंसिल किया गया। वहीं अन्य और लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है। यदि उनमें गड़बड़ियां भी पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। करोड़ 44 लाख का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है, वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेगी। कुछ लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं टोटल? उनके 127 लाइसेंस हमने कैंसिल किए, सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन के उसके बाद जाने तक इनके लाइसेंस है टोटल? फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। द्वारहाटा में आपको बता दें कि मनरेगा कर्मी पर उच्च स्तरीय जांच की मांग पर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया है। मनरेगा कर्मी पर फर्जी भुगतान करने और परिजनों को फर्जी तरीके से काम देने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही उसे हटाने की भी मांग की गई और इसी बात को लेकर द्वारहाट ब्लॉक में मनरेगा कर्मी नारायण सिंह रावत ने बीडीओ को ज्ञापन देकर कुछ लोगों का उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और 2 साल पहले भी उन पर ये आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सेवा से निकाल दिया गया था। पौड़ी में बीते 8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज उज्जैनी में आपको बता दें कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। साइंस प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं द्वारा अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शनी लगाई गई और साथ ही आपको बता दें चले कि जिन्हें काफी सराहा भी गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रोजेक्ट लीडर नीरज जोशी ने किया है। फाउंडेशन के उद्देश्य को समझाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ाई गई है और जो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों को तैयार भी किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी में बेहतर प्रोजेक्ट निर्माण करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा और इस मौके पर आपको बता दें कि इस मौके पर स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह चौहान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कृष्णकांत राजू सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तर्क पर आज एक प्रोजेक्ट शेयर आउट इवेंट यहाँ पे रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल सर और टीचर्स के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए और हमने देखा कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है और जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे रखा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के बच्चों ने आज पूरा इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरीके से टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे साइंस के क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। और साथ ही साथ अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हमारे विद्यालय को पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं और गर्ल्स के लिए साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से
खबर ऋषिकेश से है। आपको बता दें कि जहां पर श्री भरत मंदिर परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 400 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया है। ऋषिकेश में बसंत उत्सव कार्यक्रम के तहत श्री भरत मंदिर परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर एम्स राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश, हिमालयन इंस्टीट्यूट और कई ब्लड बैंक के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर में आए युवाओं का जो है वो रक्त दिया है। उत्तराखंड में भू कानून क्यों जरूरी है और भू कानून लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके फायदे क्या होंगे। आज जो हमारे पास मामला आया है वो जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम हैदर है, वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तथ्य, गलत जानकारियां देकर यहाँ पर 10 बीघा से अधिक भूमि खरीदी है। उन्होंने ये तथ्य दिया है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। किस आधार पर उत्तराखंड का मूल निवासी है, इस आधार पर कोई कागज नहीं दिखा पाया। जब हमने आरटीआई से चीजें मांगी तो आरटीआई से पता लगा कि वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। और आज यहाँ पे जो ये है, ये रक्त दान का जो कैंप लगा हुआ था और हम लोग यहाँ पे जो है रक्त डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए आए थे हम लोग, और हमको बहुत अच्छा लगा कि हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको भी कभी ऐसे कैंप अगर लगते हैं कहीं पे भी ब्लड डोनेशन का, तो आपको अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। हो सके कि ये जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं ये किसी की जिंदगी बच सकती है। इससे एक रक्तदान से 3 जानें बचाई जा सकती है। अगर आप 5 मिनट का समय निकालते हैं रक्तदान करने के लिए, 3 जानें उससे बचती है, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आप 5 मिनट का समय निकाल रहे हो और 3 जानें बचा रहे हो। स्कीम ये है कि हमने थोड़ा सा रक्तदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने एक स्कीम चलाई है कि 25 रक्तदाता लाने पर एक मोबाइल फोन। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर में एक तरफा प्यार की सनक में एक सिरफिरे युवक ने ट्यूशन से आ रही छात्रा पर हत्या की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल छात्रा को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल छात्रा के पिता कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही हमलावर और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फरदीन के रूप में हुई है, जबकि उसके दोस्त का नाम राव बताया जा रहा।
कि दो व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली एफआईआर पंजीकृत की गई। और क्योंकि ये ऐसी जगह पे एक पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी सर द्वारा इमीडिएटली इसमें एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं। इसके घर में मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।